हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया में। और दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हिमालय को नदी के आधार पर कैसे हमने डिवाइड किया है। यानी कि हिमालयों को हमने कुछ नदी के नाम से डिवाइड किया है। चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। तो बिना देरी करे हुए करते हैं जल्दी से हमारी क्लास स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि हिमालय को हम नदियों के आधार पर कैसे बांटने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारा हिमालय भारत में किस किस एरिया में आता है। ये आता है हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, बहुत से इलाकों में ये आता है। तो इन इलाकों में कुछ कुछ नदियां बहती है। जैसे कि आपने देखा है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो इन्हीं नदियों के आधार पर हम हिमालय को बांटने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, और ये सीक्वेंस आपको याद भी रखना है कि पश्चिम से पूर्व में हम हिमालय को नदियों के आधार पर कैसे बांट रहे हैं। तो सबसे पहले जो आता है पश्चिम से पूर्व में, अब तक हम लोग हिमालय को कुछ इस तरीके से बांट रहे थे, लेकिन अब हम लोग हिमालय को कुछ इस तरीके से बांटेंगे। क्योंकि इससे क्या है, ऐसा करने से हमें उनके बीच में जो नदियां आती हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा, और ये भी पता चल जाएगी किन किन राज्यों में ये हिमालय आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि हिमालय कौन कौन से राज्यों में आते हैं। बट पहले देख लेते हैं कि नदियों के आधार पर हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो पश्चिम में हमारा हिमालय आता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत वाले इलाके में आता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो भारत के इलाके वाले को पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। हम इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किस किस नदियों के बीच में है? ये है सिंधु और सतलज नदी के बीच में। पहली जो नदी आती है इसमें है सिंधु, सेकेंड है सतलज। तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु एंड सतलज। ठीक है ना। एक तरफ से सिंधु नदी बहती है, एक तरफ से सतलज। उसके मध्य में जो हिमालय है उसको हम कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय, या इस हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वाला हिमालय पंजाब, हिमाचल, कश्मीर वाले इलाके को पूरा कवर अप करता है। ठीक है ना। तो ये किस नदियों के बीच में? सिंधु और सतलज। इट मीन्स की यहाँ पे जो मेन नदी बहती है वो कौन सी है? सिंधु नदी और सतलज नदी। इतना आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले हिमालय में, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तराखंड हिमालय या कुमाऊं हिमालय। इसको हम लोग कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय कहा जाता है। ये किन नदियों के बीच में है? एक तरफ तो है सतलज नदी, और दूसरी तरफ जो आती है उसे कहते हैं हम काली नदी। काली नदी आप लोगों ने सुना होगा, ये उत्तराखंड में फेमस नदी है काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसे हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर उसके बाद एक बार आप इस डायग्राम को चेक कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का देखते हैं कि कौन सा हिमालय आता है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हिमालय की तरफ। एक तरफ थी काली नदी, और दूसरी तरफ आती है तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता नदी के बीच में जो ये हिमालय है, इस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिक्किम हिमालय। इसका नाम है सिक्किम हिमालय, क्योंकि ये सिक्किम वाले और भूटान, नेपाल वाले इलाकों को जोड़ता है। मतलब नेपाल, उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में कुमाऊं हिमालय आता है। आधे नेपाल, सिक्किम और भूटान वाले इलाके में जो है सिक्किम हिमालय आता है, काली और तीस्ता के बीच में। और मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि सिक्किम में कौन सी चोटी है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो हमारे भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। जल्दी से नाम लिखकर बताइए। फिर उसके बाद जो है हमारा एक और हिमालय आता है, जिसे हम लास्ट हिमालय कहते हैं नदियों के आधार पर, और यहाँ पर बहती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। इस हिमालय को हम लोग कहते हैं असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। फेमस नाम है वैसे असम या अरुणाचल। असम या अरुणाचल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। तो हम हिमालय के नाम पर हम लोग नदियों के नाम पर हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। सबसे पश्चिम से चलेंगे, आपको इससे भी ये भी पता चल जाएगी पश्चिम में कौन सी नदियां बहती है। अगर आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व में कौन सी नदियां बहती हैं, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा इसको याद करने में। तो पश्चिम में जो सबसे पहले नदी आती है सिंधु, और उसके बाद आती है सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय।
फिर अब सिंधु तो निकल गई, अब सतलज को जोड़ो और उसके बाद तिस्ता को जोड़ो, सॉरी काली को जोड़ो, सतलज और काली को जोड़ो। काली उत्तराखंड में फेमस है, इसलिए उसके जस्ट बाद आता है कुमाऊं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, उत्तराखंड में ही कुमाऊं भी आता है। फिर उसके बाद हम थर्ड नंबर में चलेंगे, काली को एड ऑन करिए, काली को हाथ में पकड़ के रखिए। फिर उसके बाद एक और नदी ले लीजिए, तिस्ता। काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय आता है? सिक्किम हिमालय। उत्तराखंड के जस्ट बाद कौन से राज्य आते हैं? भूटान, जो कि अलग देश है, लेकिन उसके बाद जो राज्य आता है सिक्किम, तो सिक्किम हिमालय। फिर लास्ट जो हमारी बाउंड्री खत्म हो जाती है वो कौन सा है? और आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है? अरुणाचल में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को ले लीजिए और उसके बीच में जो हिमालय वो कौन सा है? असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। तो इसको आप लोग सिक्वेंस में याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है याद करना। आपको बस एक एक नदी लेनी है, एक ही नदी दो काम कर ले रही है। एक तरफ तो जैसे सतलज है, सतलज हिमालय के लिए सतलज कश्मीर हिमालय के लिए भी एक बाउंड्री बना रहा है और उत्तराखंड हिमालय के लिए भी एक बाउंड्री बना रहा है, उसी तरह काली भी ऐसा कर रही है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना मैप के फॉर्म में, तो आपके दिमाग में रट जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद है कि कौन कौन सी नदियां कहाँ से बहती है, तो आपको याद रहेगा कि हिमालय कहाँ है। याद नहीं भी है तो मैंने अभी आपको बता दिया है, इस अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम जब मैदान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो नदियां पढ़ेंगे, उसमें तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा। फिलहाल आपको इस तरीके से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, या इन नदियों की बाउंड्री कौन से हिमालय बनाते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए। सबसे पहले अगर हम इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिमालय है ना वो किस आकार में है। सबसे पहले आप ये लिख भी लीजिए कि हिमालय का जो आकार है ना वो है धनुषाकार। कुछ इस प्रकार का ये हमारा हिमालय है, इसे हम लोग कहते हैं धनुषाकार। एक तरफ से पूरा धनुष बनाता है ये, और इस धनुषाकार के अंदर जो है ना वो हमारा भारत है, यानी कि भारत को बहुत लंबी चौड़ी बाउंड्री देता है, जिसकी वजह से ना इतिहास में बड़े बड़े जो कभी हमले होने चाहिए थे या हो जाते, वो हमारे भारत में नहीं हुए हैं, क्योंकि हिमालय ने बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ी करके रख दी थी। हिमालय को पार करके भारत जैसे देश में आक्रमण करना आसान नहीं था। जो हिंदुकुश की पहाड़ियां हैं, जो नमक की पहाड़ियां हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं जिन्होंने भारत के कभी इस पार आने ही नहीं दिया डाकुओं को या फिर लुटेरों को। तो इस वजह से इस इलाकों में बहुत कम छापेमारी हो। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई यहाँ से पार करके आया हो और हमला किया हो, बहुत कम है। जो भी आए हैं वो नदी मार्गों से जम्मू के सॉरी मैदान वाले इलाकों में आए हैं, बट इन इलाकों में कभी हमारे हमले नहीं हुए हैं। नंबर 1, क्योंकि इसने हमें ऐतिहासिक बाउंड्री दी है हमेशा से। नंबर 2, इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां है ना, ये हमें चीन से भी प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे तापमान ना जाड़ों में बहुत लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो, जहां पर को सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर अगर कोई हमारे खिलाफ रणनीति बना रहा है युद्ध करने की, तो वो ऐसे टाइम पर तो मुश्किल है कि ना नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। नंबर 2, अगर हम इसका ज्योग्राफिकल देखें कि क्या हमें फायदा मिलता है, तो भौगोलिक स्तर पर ये हमें एक तो सीमा देता है हमारे देश में ठंडी हवाओं को रोकने के लिए। यानी कि जो साइबेरिया की हवाएं आती हैं, यूएसए से जो ठंडी हवाएं आती है ना, वो भारत में आने से पहले ही इनसे टकराकर खत्म हो जाती है। साइबेरिया की कहाँ है? साइबेरिया है रशिया में, और रशिया हमारे उत्तर में पड़ता है। तो यूरोप की, रशिया की जो ठंडी हवाएं आती है ना, वो यहाँ पर आने से पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाती है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे हिमालय है कि हवा उसको पार करने की सोच नहीं, मतलब अगर उसे पार करके यहाँ आना भी चाहे ना, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाने वाला है, और इतनी उसके पास क्षमता नहीं होगी हवा की कि वो यहाँ आकर फिर ठंड बरसाए। इसलिए जाड़ों के टाइम पर हमारे जो उत्तर भारत का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दिल्ली वाला इलाका देखो तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं होता है। अगर आप साइबेरिया से कंपैरिजन करें तो वहां तो हर वक्त जाड़ों में बिल्कुल बर्फबारी रहती है, बट हमारे वहाँ जाड़ों में बहुत गिने चुने इलाकों में बर्फबारी होती है। अगर साइबेरिया की ठंडी हवा आ जाती ना, तो उत्तर भारत के बहुत से इलाकों में बर्फबारी रहती, पंजाब हिमाचल वाले हर इलाकों में बर्फबारी रहती, बट ऐसा होता नहीं है। एक इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये हवा आने नहीं देती, तो यहाँ से जो हवाएं चलती है ना, इसको ये यहाँ से पार भी नहीं जाने देती। अब यहाँ से कौन हवाएं चलती है? आपने देखा होगा भारत इसके अंदर बसा हुआ है, तो भारत में एक कौन सी हवाएं आती हैं जो भारत को बहुत बड़ी हेल्प करती है?
मॉनसून की हवाएं, मॉनसून की वजह से ही हमारे देश में कृषि अर्थव्यवस्था चल रही है, बल्कि देखे तो हमारा पूरा देश चल रहा है, क्योंकि 60% जो कि हम अभी भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। तो इस वजह से जो ये मॉनसून है ना, ये मॉनसून की हवाओं को यहाँ से पार नहीं जाने देता। अगर ये भारत से पार चले जाती है तो ये चाइना वगैरह में चले जाएंगे और भारत में इससे कम वर्षा प्राप्त होगी, इसलिए ये यहाँ से टकराकर, इनसे टकराकर यहीं पर को वर्षा कर देती है, यानी कि भारत के अंदर ही ये क्या बरसा देती है, वर्षा। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है कि उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश वाले इलाके हैं और जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ बहुत अच्छी फसल हो जाती है और किसानों को अच्छा खासा फायदा होता है और हम लोगों को भी फायदा ही होता है। तो सेकंड तो ये किसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे उसमें। थर्ड इंपॉर्टेंस ये है ना, जिन इलाकों में ये हिमालय वाली जगह है, रीजन है, यहाँ पे जनजातियां बहुत मिलती है। आप लोगों ने जनजातियों के नाम सुने होंगे, भोटिया, जिसे लेपचा भी कहा जाता है। तो ये जो जनजाति वाले हैं ना, ये लोग यहाँ पर रहकर शीप पालन, भेड़ पालन करते हैं, जिससे जो इनके स्किन से जो ऊन मिलता है ना, उससे इनका अच्छी खासी इंडस्ट्री चलती है। और इससे जो है उत्तर भारत वालों को, जहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहाँ गर्म कपड़े भी हमें प्रोवाइड होते हैं। तो यहाँ पे भेड़ पालन, पशुपालन भी बहुत अच्छे लेवल में होता है, जिसकी वजह से शुद्ध दूध वगैरह, घी, सब कुछ आसानी से मिलता है। और जनजातियां होने की वजह से इनका जो कल्चर है वो भी यहाँ पर को अच्छा खासा फल फूल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो छोटी मोटी ये लोग अपनी फार्मिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे फार्मिंग करना बहुत मुश्किल है, बट अगर सीढ़ीदार फार्मिंग करें तो वो यहाँ पर थोड़ा ईजी पड़ता है। और उसके अलावा अगर हम एक और इसका फायदा देखें ना, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हिमालय किससे बने हैं, ये बने हैं 33 सागर से। अब मुझे बताइए, अगर किसी जगह पर कभी टाइम पर कोई चीज रही हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सागर रहा हो, तो सागर में क्या मिलता है, सागर में सागर के जीव मिलेंगे ना, जो समुद्री जीव होते हैं, मछली, ऑक्टोपस, बहुत से जीव होते हैं। जब हमारे भारत में भी कोई 33 सागर था, तो उसके अंदर भी तो कोई ना कोई जीव रहे होंगे ना, ऑब्वियसली रहे होंगे। तो जब हमारे भारत में ये समुद्र था और उसके अंदर जीव थे, और हमारी जो इंडियन प्लेट है एशियन प्लेट से टकराने के बाद जब इसके अंदर जो भी चीज थी वो बढ़कर हिमालय बनी, तो वो जो अंदर जीव थे क्या वो दबे नहीं होंगे? क्योंकि जब एशियन प्लेट इंडियन प्लेट के ऊपर आ रही थी, चढ़ रही थी, और वो यहाँ पर से नया हिमालय का उद्भव होता है, जन्म होता है, तो क्या हिमालय के नीचे वो अवसाद जम नहीं गए होंगे, वो अवसाद दब गए होंगे ना। तो उनके दबने की वजह से हमें यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ना जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं और हमें कोयला और पेट्रोल मिलता है। क्योंकि जीवों के अवशेषों से हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, कोयला, पेट्रोल, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है ना, यहाँ पर को बहुत अच्छी किस्म का कोयला मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में मिलता है, क्योंकि रीजन आप समझ गए हैं। तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हिमालय के होने से। और हिमालय के होने की वजह से यहाँ संस्कृतियां भी डेवलप हुई है, बहुत ढेर सारी हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ की जो लकड़ियां होती है ना, वो बहुत पतली होती है, मतलब पतली से हम कहें तो कि आप आराम से उसे तोड़ सकते हैं। तो इससे ना बहुत सारी चीजें बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैकेजिंग के लिए जो पेटियां देखी होंगी ना, लकड़ी की पेटियां, माचिस देखी होगी, तो वो जो है ना, वो इन्हीं इलाकों की लकड़ियों से मिलती है, जो कि होती है बाज, चीड़। इनकी जो लकड़ियां होती है ना, वो सॉफ्ट होती हैं, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर को जो आपने कश्मीर गए होंगे अगर आप लोग, तो वहां आपने बोट देखे होंगे जो कि लकड़ियों के ज्यादा बनाते हैं, और आपने बोट हाउसेस देखे होंगे जो कि लकड़ियों के ही ज्यादा बनते हैं। तो इनसे इनका पर्यटन भी में भी फायदा है, टूरिज्म में भी हमें, हमारे देश को इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है। तो ये हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं हमारे हिमालय के होने की वजह से। और उसके अलावा हमें बारहमासी नदियां भी मिल जाती हैं, क्योंकि हिमालय की नदियां बारहमासी कहलाती हैं। गर्मियों में अगर बर्फ पिघलती है तो पानी आता है, और जाड़ों में तो ऑब्वियसली वैसे ही वर्षा हो जाती है। तो इससे हमें ढेर सारे फायदे हैं। और इससे एक नुकसान भी हमें है, वो है कि यहाँ पे भूकंप वाले इलाके हैं, क्योंकि जो ये प्लेट है ना, ये अभी भी एक दूसरे से टकरा नहीं है, और जो इंडियन प्लेट है वो अंदर जा रही है। जब तक इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट फिक्स नहीं हो जाती, कहीं पे फिक्स नहीं हो जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो लॉक देखोगे, जब वो लॉक एक दूसरे से फिक्स हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद वो हिलते नहीं है। ये प्लेट अभी भी फिक्स नहीं हुई है, जब ये फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखते हैं वो कब होगा, क्या पता आजकल, कभी भी हो सकता है, बट अब वो तो खैर बात की बात है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही यहीं पे करते हैं अपनी क्लास एंड। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और हिमालय के इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।